प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा या हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा में आज हम भी मिलकर इस यात्रा करेंगे कि किस तरह से हिंदी साहित्य में गद्य का पदार्पण हुआ और गद्य की जो प्रमुख 5 विधाएं मानी गई हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना और कहानी, उनमें भी उपन्यास का पदार्पण कैसे हुआ और उपन्यास की विकास यात्रा क्या रही। हिंदी की जो प्रमुख 5 विधाएं हैं, उनमें नाटक और निबंध के बाद उपन्यास का पदार्पण हुआ और हिंदी में गद्य का आगमन भारतेंदु के युग से हुआ। यानी 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है और 1868 के आसपास वो लिखना शुरू करते हैं। तो 1868 या 1870 के आसपास हिंदी साहित्य में नाटक लिखे जाने लगे और उसके बाद निबंध और तीसरे नंबर पर उपन्यासों का जो है प्रचलन शुरू हुआ। तो हिंदी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समय की कठोर आवश्यकताओं ने जहाँ गद्य के विकास में योग दिया, वहीं उपन्यास साहित्य की भी श्रीवृद्धि हुई। यानी उपन्यास भी लिखे जाने लगे। अंग्रेजी तथा उससे प्रभावित बंगाली तथा मराठी उपन्यासों ने भी हिंदी साहित्यकारों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। यानी हिंदी के जो साहित्यकार थे, उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से भी प्रेरणा ग्रहण की। भारतेंदु जी के समय में अनेकों अन्य भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया गया। शुरू में क्या किया गया, मौलिक उपन्यासों की बजाय अनुवादित उपन्यास अधिक थे। यानी अन्य भाषाओं के जो उपन्यास थे, उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। मौलिक उपन्यासों की रचनाएं भी हुई। मौलिक व सामाजिक उपन्यासों में श्रीनिवास दास जी के परीक्षा गुरु और राधा कृष्ण दास जी के निसहाय हिंदू तथा बालकृष्ण भट्ट को 100 अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी समाज में विशेष उद्धृत हुई। और इसी के साथ जो परीक्षा गुरु है श्रीनिवास दास जी का, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया था, इसी को पहले अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। और परीक्षा गुरु की जो एक जो लाइन है, वो जो एक पंक्ति है, जो बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि बहुत इसका जो सार है परीक्षा गुरु का, वो ये है कि जो बात 100 बार के समझाने से समझ में नहीं आती है, वह परीक्षा एक बार में ही समझा देती है। इसीलिए परीक्षा को क्या कहा गया है, गुरु। और इसी के नाम पर इस उपन्यास का नाम भी परीक्षा गुरु रखा गया। भारतेंदु जी ने भी एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, वह दुर्भाग्यवश पूरा नहीं हो सका। बंगला आदि से भी अनुदित उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, सरोजिनी, दीप निर्वाण आदि प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार अंग्रेजी या मराठी भाषाओं से भी कई उपन्यासों का अनुवाद हुआ। तिलस्मी यानी जादुई अय्यारी के उपन्यास लिखे जाने लगे। इस क्षेत्र में बाबू देवकीनंदन खत्री को विशेष सफलता प्राप्त हुई। इनके जो उपन्यास थे, देवकीनंदन खत्री जी के, इनके उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास के पाठक और लेखक दोनों ही पैदा किए। यानी आरंभिक दौर में हिंदी उपन्यास के जो पाठक तैयार करने में इनका देवकीनंदन जी का विशेष योगदान रहा है। इनके निबंधों को इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। आप इनकी प्रसिद्धि का जो अंदाजा है, इस बात से लगा सकते हैं कि देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी उस समय। इन उपन्यासों ने हिंदी
उपन्यासों के पाठक और लेखक दोनों ही पैदा किए। प्रेम आख्यानक उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी और जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी प्रमुख थे। इन दोनों के उपन्यासों ने भी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उस काल में कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना की, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी जी का रजिया बेगम तथा मिश्र बंधुओं का वीरमणि उल्लेखनीय हैं। और इस प्रकार 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक सभी विषयों के उपन्यास हिंदी के क्षेत्र में प्राय आ चुके थे, परंतु उनमें उच्च कोटि के साहित्य का प्राय अभाव था या कृत्रिमता अधिक थी। कोई भी चीज़ आप ये मान सकते हैं कि जब वो शुरुआत में होती है तो उसमें धीरे धीरे ही वो सुधार की ओर उत्तरोत्तर चलती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि शुरुआत में ही सब कुछ सही नहीं हो जाता ना। तो इसी तरह से उपन्यास भी धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। अब आता है प्रेमचंद पूर्व युग, कि प्रेमचंद जी से पूर्व का जो उपन्यास का युग है वो कब से कब तक रहा और उसमें किस तरह के उपन्यास लिखे गए। 1870 से और 1916 तक का जो समय है उसको प्रेमचंद पूर्व का युग कहा जाता है। और प्रेमचंद से पूर्व का युग सन 1870 से 1916 तक का माना जाता है। और इस युग के उपन्यासों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे सामाजिक उपन्यास, तिलस्मी, जादू या अय्यारी यानी हरफन मोला के उपन्यास, जासूसी उपन्यास, प्रेमाख्यानक और ऐतिहासिक उपन्यास। इस तरह से 5 तरह के उपन्यास प्रेमचंद जी से पूर्व लिखे गए, जिनमें सबसे पहले सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास कौन कौन से थे या किस तरह के थे? सामाजिक उपन्यासों में श्रद्धाराम फिल्लोरी का भाग्यवती सामाजिक व्यवस्था को लेकर लिखा हुआ सबसे प्रथम मौलिक उपन्यास था। इनकी रचना 1877 में हुई थी। यह अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय भी रहा भाग्यवती। और श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु भी मौलिक सामाजिक उपन्यास ही है, परंतु इसका वस्तु विन्यास पाठक का हृदय उभाने लगता है। स्थान स्थान पर अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत के नीतिपूर्ण उद्धरणों के कारण पाठक का हृदय ऊबने लगता है कि बार बार उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, कुछ भी चीज़ हो। तो इसी तरह से इस उपन्यास में भी बार बार जगह जगह कभी अंग्रेजी, कभी फारसी और कभी संस्कृत के नीतिपूर्ण जो उदाहरण दिए गए, उसकी वजह से वो जो उपन्यास है उसमें सरसता गायब हो जाती है और वो उबाऊ लगने लगता है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, किशोरीलाल गोस्वामी का हृदय हारिणी और लज्जाराम मेहता का प्रतंत्र लक्ष्मी, कार्तिक प्रसाद का दीनानाथ और हनुमंत सिंह का चंद्रकला, राधाकृष्ण दास का निशाय इंदु कुछ अच्छे सामाजिक उपन्यास थे। इन उपन्यासों को अच्छा माना गया है। इन्होंने समाज की अच्छी अच्छी जैसे कथाओं को लेकर और ये उपन्यास अच्छे अच्छे विषयों को लेकर ये उपन्यास लिखे गए। कुछ और भी उपन्यास लिखे गए थे जिनमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया था, परंतु उनमें उपदेश की प्रवृत्ति ज़्यादा थी कि उपन्यास की रोचकता, क्योंकि उपन्यास में रोचकता भी होनी चाहिए, सरसता भी होनी चाहिए, न केवल उपन्यास भर न केवल वो उपदेश भर हो, क्योंकि अगर उसमें उपदेश 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 चलता रहेगा तो उसमें से रोचकता गायब हो जाएगी। और उपन्यास की एक शर्त में रोचकता भी आती है। कोई कहानी हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो, पठनीय विधा अगर उसमें रोचकता नहीं होगी तो उसको पढ़ने वाला ऊब जाएगा। अब नंबर 2 पर है तिलस्मी या अय्यारी के उपन्यास। तिलस्मी का अर्थ होता है जादुई और अय्यार कहते हैं हरफन मोला, यानी हर कला में जो माहिर हो तो उसको कहते हैं अय्यार, और उसी से अय्यारी शब्द बना है। हिंदी के जो तिलस्मी और अय्यारी का भाव फारसी कहानियों के अनुकरण से आया। ये तिलस्मी और जादुई जो
उपन्यास थे या किसके प्रभाव से आए? फारसी कहानियों के प्रभाव से आए। सन 1891 में देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक 2 उपन्यास लिखे। अय्यारी की रचना इतनी लोकप्रिय हुई कि जो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते थे, उन्होंने केवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ना सीखा। देखो, इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यासों को पढ़ने के लिए जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, उन लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा। इससे प्रभावित होकर अन्य उपन्यासकारों ने भी तिलस्मी और अय्यारी का प्रयोग किया। किशोरीलाल गोस्वामी जैसे प्रसिद्ध लेखक भी अपने स्वर्गीय कुसुम और लवंगलता नामक उपन्यासों में इस बीमारी से न बच सके। किस बीमारी से? तिलस्मी और अय्यारी का पुट उसमें देने से। देवकीनंदन खत्री के अतिरिक्त देवी प्रसाद शर्मा ने सुंदर सरोजनी, हरे कृष्ण जौहर ने भयानक भर्म और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने बसंत मालती आदि उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार के उपन्यासों का एक ढेर सा लगा दिया। और इस तरह से उस दौर में अय्यारी और ये जो तिलस्मी उपन्यास है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहे, या इस तरह से कह सकते हैं कि उपन्यास के प्रारंभिक दौर में पाठकों को बांधने का जो सबसे अधिक काम किया वो तिलस्मी और जासूसी और अय्यारी उपन्यासों ने किया। अब आते हैं जासूसी उपन्यास। हिंदी के उपन्यासों की जासूसी उपन्यासों की प्रेरणा कहाँ से आई? पश्चिम के पुलिस खोजों से भरे हुए जो उपन्यास थे उनसे भारत के उपन्यास लेखकों ने भी जासूसी उपन्यास लिखने की प्रेरणा ली। इस शाखा के सबसे प्रमुख लेखक गोपाल राम गहमरी थे। इनके कथानक कैसे होते? स्वाभाविक होते थे। जासूस की चोरी, जासूसों पर जासूस, किले में खून, खून को भेद, खूनी खोज आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास थे। चंद्रशेखर के अमीर अली ठग, शशिबाला और किशोरीलाल गोस्वामी का जिंदे की लाश आदि इस कोटि के यानी जासूसी कोटि के उपन्यास हैं। अब चौथे नंबर पर आता प्रेम आख्यात्मक उपन्यास, यानी प्रेम आख्या कहते हैं कहानी को, कि प्रेम कहानियों से संबंधित उपन्यास। अब सामाजिक उपन्यासों को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी उपन्यासों का जो विषय होता है वो क्या था? प्रेम ही था। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों में भी प्रेम के अतिरिक्त रूप के दर्शन होते, क्योंकि जो चंद्रकांता उपन्यास था उसमें भी चंद्रकांता और वीर सिंह या वीरेंद्र सिंह नाम के एक राजकुमार की कहानी है, तो वो भी प्रेम कहानी और जादुई दोनों का मिश्रण है। इनके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी ने भी लीलावती और चंद्रावती और तरुण तपेश्वनी आदि उपन्यासों में प्रेम को ही आश्रय दिया। यानी किशोरीलाल गोस्वामी जी ने भी लीलावती, चंद्रावती और तरुण तपेश्वनी उपन्यासों जो हैं उन्होंने प्रेम से संबंधित ही लिखे। अब आखिरी और नंबर 5 पर है ऐतिहासिक उपन्यास। जो इतिहास की घटनाओं को लेकर जो उपन्यास लिखे गए थे उनको ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। और ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग में लिखे गए थे, परंतु उनमें ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के चित्रण का अभाव है। ब्रजनंदन साहा ने लाल चीन, जिसमें गयासुद्दीन बलबन के एक गुलाम की कहानी है, लाल चीन इन्होंने उपन्यास लिखा ब्रजनंदन साहा ने, जिसमें गयासुद्दीन बलबन जो कि एक मुगल बादशाह थे उनके गुलाम की कहानी है इसमें लाल चीन। और मिश्र बंधुओं का वीरमणि किशोरीलाल गोस्वामी का तारा, चपला और लखनऊ की कब्र, इस प्रकार के उपन्यास हैं। और प्रेमचंद जी के पूर्ववर्ती उपन्यासों में जो औपन्यासिक तत्वों के समुचित सामंजस्य का अभाव था। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि उपन्यास के जो 6 तत्व माने गए हैं उन सब की पूर्ति प्रेमचंद जी के उपन्यास, प्रेमचंद युग के पूर्व के जो उपन्यास थे उनमें जो उपन्यास के 6 तत्व हैं उन सब का समायोजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, समुचित सामंजस्य का अभाव था।
अधिकांश उपन्यास किस तरह के थे? घटना प्रधान थे, मनोरंजन या कौतूहलवर्धक थे। फिर भी आगे के युग के लिए उपन्यास के पाठकों को तैयार करने का श्रेय इन्हीं उपन्यासों एवं उपन्यासकारों को जाता है, क्योंकि इनके जो उपन्यास थे, हम इस तरह से कह सकते हैं कि इनके उपन्यास नींव की ईंट थे। उपन्यास का जो आगे चलकर उपन्यास रूपी जो महल खड़ा हुआ, ये कह सकते हैं कि उपन्यास को जो प्रसिद्धि मिली, तो उसके लिए नींव की ईंट का काम प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों ने ही किया। और देवकीनंदन खत्री जी की व्यवहारिक भाषा को ही प्रेमचंद ने अपना, देवकीनंदन खत्री जी की जो व्यवहारिक भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, लोकजन की भाषा थी, उसी को प्रेमचंद जी ने आगे चलकर अपनाया। धन्यवाद।